हमारे समाज का बड़ी बहस, हॉट बहस क्या है? जो आरक्षण के विरोध में है वो क्या कहते हैं, चलो हटो छोटे जात के, तुमको रिजर्वेशन का खैरात ना मिला होता तो तुम भी कहीं गोबर और नाली साफ करते। तुम में कहाँ पावर हमसे बराबरी करने का। फिर रिजर्वेशन के पक्ष वाले क्या कहेंगे, कैसा रिजर्वेशन के खैरात की बात कर रहे हो तुम? मेरी आबादी 80% है, लेकिन हमें 15%, 7.5%, 27% कोटा से निपटा दिया गया। जो SC ST और OBC कोटा बनाया गया है, आंकड़ा और डेटा फैक्ट देख लो। फिर जो आरक्षण के विरोध वाले हैं क्या कहेंगे, हाँ माइनस नंबर लाओ, नौकरी ले लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। वाह रे स्वार्थी कामचोर, मेरिट और मेहनत का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, योग्यता का कोई चीज नहीं। इसमें गलत क्या है? जो पक्ष वाले हैं उसको कहते हैं कि इसमें गलत क्या है? तुमको पढ़ने का मौका मिला, कॉन्वेंट स्कूल मिला, एक्सपर्ट मास्टर मिला, बाप का बने बनाई रुतबा मिला, हमको गांव का खैनी बनाने वाला मास्टर मिला। तुम्हारे यहाँ 24 घंटे बिजली मिली, यदि 2 घंटे लाइट कटी तो ऊपर से इन्वर्टर है, बैटरी है। हमारे यहाँ क्या है, 2 घंटे गांव में लाइट रहते ही है। फिर कैसा मेहनत, कैसा मेरिट? फिर जो विपक्ष में है, आरक्षण को विरोध करने वाले हैं, वो क्या कहेंगे, चलो तुमको पढ़ाई की व्यवस्था दिया जाएगा, लाइट भी दी जाएगी, पढ़ो और बराबरी से आओ, अपने मेहनत और पावर से आओ, आरक्षण के खैरात पर मत रहो। तो फिर इधर से क्या कहा जाएगा, जो आरक्षण के पक्ष वाले हैं वो क्या कहेंगे, हमारे पिताजी कह रहे हैं खेत में ये काम करो, नहीं तो पेट कैसे चलेगा। फिर बचा समय पढ़ाई में दो, तुम्हारे स्कूल के लिए बस लगी है, हमारे लिए तो 8 किलोमीटर दूर साइकिल से जानी पड़ती है। हमारी खटहरी साइकिल ही हमारी बोइंग और मिराज है। कई बार नदी भी पार करनी पड़ती है, पता है तुमको? बराबरी कैसे करोगे? योग्यता के तुम नकार रहे हो, तुमको बुझा नहीं रहा है, पीछे जाएगा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस आरक्षण से। पहले तुम ये बताओ कि अपनी मेहरी या भाई के इलाज या ऑपरेशन ऐसे डॉक्टर से कराओगे जो कम नंबर से डॉक्टर बना हो? वहां तो तुम टैलेंट और बढ़िया डॉक्टर खोजोगे, मेरिट और योग्यता को देखोगे। फिर तुम्हारे व्यवहार में ये 2 चरित्र क्यों? फिर इधर से बोलेंगे जो पक्ष वाले हैं, क्या बोलेंगे, योग्यता मत चिल्ला, बहुत योग्यता है तुम्हारे पास। अभी भी मैं बताता हूं क्या चीज में है योग्यता तुम्हारी। तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्योंकि तुम बचपन से सारी सुख सुविधाओं से लैस होकर पढ़ाई करी, फिजिक्स पढ़ी, मैथ पढ़ी, बायो पढ़ी, जो खर्चीला विषय है। तुम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम हल चलाए, नाला साफ किए, जूता बनाया, तो हम उसमें एक्सपर्ट हुए, क्योंकि तुम्हारे बनाए बनाई सिस्टम से मुझे, मेरे वंशजों को सदियों से ऐसा करने के लिए मजबूर किया, दबाए रखा, पीढ़ियों से पिछड़े हैं हम। आखिर कैसे तुम अपने बराबर हमें मानोगे? हमारे वंशजों ने यदि गलती की तो मैं क्यों भुगतूं? अक्सर ये कहा जाता है, जो आरक्षण के विरोध करने वाले हैं वो कहते हैं मैं क्यों भुगतूं, वो हमारे वंशज ने गलती की तो मैं क्यों भुगतूं, वो गलती की वो जिम्मेदार। फिर इधर से आरक्षण के पक्ष वाले क्या कहेंगे, यदि तुम अपने वंशजों को बनाए बनी संपत्ति, रुतबा, सम्मान, बड़ा होने का रुतबा, इज्जत भोग सकते हो, तो उसके किए गए हर कर्म को तुम्हें क्यों नहीं भोग सकते उसको? चलो तुम गरीब हो, ये कहते हैं अक्सर जो विपक्ष वाले हैं, वो कहते हैं तुम गरीब हो, तुमको इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा, ये जात पात पे नाम पे नहीं। जात पात से पूरे देश में विभाजन होता है, कम्युनिटी विभाजन, सामाजिक विभाजन होता है, देश कभी एक नहीं हो पाएगा, बटा रहेगा हमारा समाज, हमारा ये देश। रिजर्वेशन पर पॉलिटिक्स होती रहेगी। फिर इधर से जो रिजर्वेशन के विरोध वाले हैं, पक्ष वाले हैं, वो क्या कहेंगे, हम हजारों बरस से वंचना के दुख और पीड़ा को झेल रहे हैं, वो जात के नाम पर झेल रहे हैं महाशय। हमें अपने पीछे झाड़ू बांध कर चलना होता था, जिससे मेरे पैर के निशान मिट जाएं और उस पर सवर्णों का पैर न पड़ जाए। हमें अपने गले में घड़ा लटका कर चलना पड़ता था साहब, ताकि यदि कोई कभी थूके तो उसी घड़े में थूके, क्योंकि नीचे आप लोग का कहीं पैर उस पर न पड़ जाए। ये है हमारा दर्द और पीड़ा महाशय। आज भी हम अपनी जाति नहीं बताते, बताने में लज्जा आती है, चाहते हैं, संशय करते हैं, कहीं लोग हमसे घृणा न करने लगे, लोग हमें हे दृष्टि से न देखने लगे। ये हमारे समाज का नग्न यथार्थ है, ये हमारे समाज का हकीकत है कि जाति कभी नहीं जाती। क्या कहते हैं लोग अपने घरों में, कुछ भी करना पर छोड़ जात से शादी मत कर लेना। क्यों भाई? उसका खून अलग है, सभी तो एक ही तरीके से पैदा होते हैं, सभी को एक ही तरीके से सब बने हैं। विडंबना देखिए हमारे समाज का कि हर छोटे जात अपने से छोटे जात निकाल लेता है,
उंगली पे याद रखता है कि वो तो फलना जात हमसे छोटा जात है। गजब। और ये जो रिजर्वेशन है पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस है जिसके द्वारा दबे कुचले जो लोग हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन के रूप में सरकारी तंत्र में शामिल हो सके, सबका पार्टिसिपेशन हो सके, उसके लिए। तो ये है अंतहीन डिबेट मेरे दोस्तों। बहरहाल मैं रामकरण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सोचे कि हिंदी चैनल पर भी लगातार वीडियो सीरीज शुरू कर देनी चाहिए, इसलिए पहले पहल हम आरक्षण को ही ले लिए। हॉट टॉपिक है और मेरा लफ्ज़ भी अब बेबाक होने जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में न्यूट्रलिटी से बात करने का मैं प्रयास करूंगा। हालांकि दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट न्यूट्रल नहीं हो सकता, देखने का अपना अपना नज़रिया है, फिर भी इस वैल्यू के नज़दीक तो हम सभी को होनी ही चाहिए, रहनी ही चाहिए। आप मेरे कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं। आपकी राय कमेंट में रखिए, अपनी राय, आपका वो राय को तहे दिल से स्वागत है। बहरहाल आज आरक्षण पे हम लोग बात शुरू करते हैं। डेटा और फैक्ट के साथ एक एनालिसिस मैं आपको दूंगा जो समतामूलक समाज बनाने के लिए सपने और लक्ष्य के रूप में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के लिए कल्पना की थी, जिसे संविधान में आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है। ऐतिहासिक रूप से यदि देखा जाए तो सबसे पहले आरक्षण विंध्य के दक्षिण में प्रेसिडेंसी क्षेत्रों और रियासतों में पिछड़ों वर्गों बीसी के लिए आज़ादी से बहुत पहले आरक्षण हुआ था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 ईस्वी में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए राज्य प्रशासन में उन्हें हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण का प्रारंभ किया था। कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गों समुदायों की नौकरियों में आरक्षण देने के लिए 1902 की अधिसूचना जारी की गई थी। यही अधिसूचना भारत में दलित आंदोलन के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहली सरकारी आदेश है। पिछड़े वर्गों का आंदोलन भी यदि इसके ऊपर भी हम लोग बात करें तो ये भी सबसे पहले दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में जोर पकड़ा। देश के कुछ समाज सुधारकों के सतत प्रयासों से फोर्ट द्वारा अपने अछूतों के बीच बनाई गई दीवार पूरी तरह से ढह गई। उन सुधारकों में शामिल है रेत्तालमयी, श्रीनिवास पेरियार, अयोध्यादास, पडितर, ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज और भी कई लोग शामिल हैं। फिर आगे 1932 में पूना पैक्ट होता है, जहां महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है। क्योंकि अम्बेडकर अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग पे अड़े रहते हैं और उन्हें अंग्रेजों से मिल भी जाती है, लेकिन महात्मा गांधी फास्ट टू डेथ यानी आमरण अनशन पर बढ़ जाते हैं। हमारा हिंदू समाज टूट जाएगा, हम तोड़ने नहीं देंगे, इस तरह हमारा समाज बिखर जाएगा। फिर वो आमरण अनशन किए। फिर इसी प्रेशर में आकर अम्बेडकर पूना पैक्ट 1932 में साइन किया, जहाँ रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। जब देश आज़ाद हुआ तब संविधान में आर्टिकल 15, 16, 46 जो कि डीपीएसपी का भी एक हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब रिजर्वेशन को प्रमोट करते हैं। आर्टिकल 15 ही देख लें, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है का पार्ट है। व्हाट इज आर्टिकल ऑफ 15? दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स of religion, race, caste, sex, place of birth, empower the state to make social provisions for the advancement of socially and educationally backward classes. इसी में आगे फिर आर्टिकल 16 है, वो भी एक फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। जो इसमें क्या है, आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अलाउ द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट कोई भी जॉब निकलेगा उसमें अपॉर्चुनिटी SC ST एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको OBC और EBC को जोड़ दिया गया है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। आगे फिर क्या, आर्टिकल 46 जो DPSP का हिस्सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये फोकस्ड ऑन द प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये सभी स्पेशल प्रावधान संविधान में ही किया गया है जो रिजर्वेशन को निर्धारित करता है। देश के 15% SC आबादी और 7.5% ST को आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। फिर 1990 का दशक आता है जब मंडल कमंडल का राजनीति शुरू होता है। एक तरफ कमंडल उठता है मंडल के विरोध में, लेकिन
जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़ेपन के आधार पे 27% ओबीसी को आरक्षण मिला। भारत की केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन में भी 27% रिजर्वेशन दिया गया। विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिए कानून बना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 15% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजस्थान जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 68% यानी 68% के लगभग आरक्षण का प्रस्ताव का व्यवस्था किया गया है, जिसमें कि अगड़ी जातियों के लिए 14% आरक्षण भी शामिल है। ये आयोग 1979 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इस आयोग का कार्य के क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी का पहचान करना है। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे इसके अध्यक्ष थे। मंडल कमीशन रिपोर्ट विभिन्न धर्मों, जहां मुसलमान भी शामिल हैं, इस तरीके से लेकर टोटल 3743 3743 जातियाँ शामिल किया गया है, जो पूरे देश का 52% जनसंख्या। शैक्षिक और आर्थिक आधार पे सामाजिक पिछड़ापन घोषित करते हुए लगभग 27% रिपोर्ट दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% अधिकतम फैसला कर दिया था, जिसमें कि SC/ST को मिलाकर 22.5% पहले से था, तो वही जो बचा 27% उसी को लगभग कर दिया ओबीसी के लिए। इस मुद्दे के विरोधियों का तर्क है कि जाति के आधार पर जो कोटा आवंटन नस्लीय भेदभाव का एक रूप है। ये एक तरह से विरोध है, ये विरोध का आधार है, समानता का अधिकार के विपरीत है ये, इसलिए खूब विरोध हुआ। ये सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों में ईसाई और मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों से शुरू होगा, जो ये आरक्षण प्रदान करने का एक परिणाम के रूप में होगा, जो धर्मनिरपेक्षता के विचारों के विपरीत है, विरोधी धर्म के आधार पर भेदभाव का एक रूप भी है। हालांकि मंडल कमीशन का रिपोर्ट 1980 में ही बन गया था। जब 1980 में पूरा हो गया, उसको विश्वनाथ प्रताप सिंह जब सरकार 1990 में का बात आया, तो वही बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा कर दी, जिससे कि व्यापक छात्र विरोध भी हुआ, आगजनी हुई। बोला गया कि अब देश बर्बाद हो जाएगा, योग्यता को ताखा पर रखा जाएगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि क्या हमारा बाप दादा ने इसी के लिए अंग्रेजों से लड़कर देश आजाद करवाया था, ताकि उसी के वंशजों का हक मारा जाए। इस विरोध में कई आंदोलनकारी आग में दहन हो गए, लेकिन कमंडल का तोड़ मंडल रह गया, ये नहीं हट पाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्थायी प्रवास आदेश प्रदान किया गया 16 नवंबर 1992 में। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण 1 लाख रुपये को वार्षिक आय की आर्थिक सीमा यानी क्रीमी लेयर के भीतर लागू किया गया, जो 2015 में बढ़कर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष का सीमा तय कर दिया गया। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने 2006 में उच्च जाति में भी पिछड़ा वर्ग के लिए लोगों की सीट आरक्षित की। आरक्षण क्यों जरूरी है, यानी सबसे बड़ा प्रश्न उठता है हमारे समाज में कि आरक्षण क्यों जरूरी है। जैसे घर में कोई सदस्य किसी कारणवश कमजोर हो जाता है या तबीयत खराब हो जाता है, तो उसको क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट, देखभाल की जरूरत पड़ता है। ठीक यही चीज़ हमारे समाज में भी है, देश में भी है। जो किसी कारणवश यदि पिछड़ गए, कमजोर रह गए, तो उनको आरक्षण, इसीलिए आरक्षण बनाया गया है। लेकिन ज़्यादा मुँह देखी भी झगड़ा का कारण बन जाता है। हालांकि 70 साल से आरक्षण मिला है, इसे मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी है। इससे कितना क्या प्रभाव पड़ा है, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन क्यों बदमाशी की छत्ता में हाथ डाले। यदि कुछ भी हुआ उस समुदाय में, हमेशा के लिए अपना वोट से हाथ धो लेगा। इसलिए तो नया आरक्षण केवल बनता है, लेकिन उसमें कमी या मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ। आरक्षण पर बोलने का काम केवल नेता लोग वोट के लिए करते हैं। कई लोग कहते हैं इनकम बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए, इनकम बेस्ड। कई SC/ST वाले लोग संपन्न हैं, फिर उन्हें क्यों आरक्षण की जरूरत है? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के संपन्न लोगों को बच्चे रिजर्वेशन का फायदा उठा लेते हैं। वंचित को रिजर्वेशन का फायदा कहाँ मिलता है? इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। बिना मूल्यांकन का कोई भी चीज कैसे रेलिवेंट रह पाएगा ज़्यादा समय तक? तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण 10% जनरल कैटेगरी के लिए किया गया। सामान्य वर्ग गरीबों को 10% आरक्षण फीसदी देने की व्यवस्था की गई। भले ही यह प्राविधान SC/ST अन्य पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित 50% कोटे से अलग से था, फिर भी इसे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की शुरुआत माना जा सकता है या माना गया भी है। केंद्र सहित देश के कई राज्यों में इसे लागू भी किया गया है। दरअसल बात यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का सवाल जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी नतीजे न निकलने के कारण उठते ही रहे हैं। समझ रहे हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का सवाल न तो जातीय है न ही क्षेत्रीय,
इसका सीधा संबंध भारत के नागरिक से है। फॉरवर्ड क्लास का यही मांग तो है कि बेशक आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय के संवैधानिक संकल्प को पूरा करना भी राज्य का ही कर्तव्य है। ऐसे में आरक्षण को दिए जाने का तरीके और प्राविधान पर पड़ताल आज बड़ा मुद्दा है। आइए अब थोड़ा सा हम बात लेटरल एंट्री कर लेते हैं। ये भी बड़ा चर्चा का मुद्दा रहा है, लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज को समझें। यह बड़ा गरमाई मुद्दा है। आजकल हो रही इस प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती में एक आंकड़ा के अनुसार ये देखा जाए तो बैकवर्ड क्लास से कोई सदस्य नहीं था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि निजी क्षेत्र के कर्मियों को नौकरशाही व्यवस्था में चयनित न होने या उसका हिस्सा न होने के बावजूद सरकार में प्रशासनिक पद के लिए चुना जाए, इसी को लेटरल एंट्री कहते हैं। इस पर भी प्रशासकों और कमीशन द्वारा मंथन और मूल्यांकन का दरकार है। दरअसल लेटरल एंट्री सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें कि बैकडोर यानी चोर दरवाजे जिसको बोलते हैं से एंट्री दी जाती है। लेटरल एंट्री के द्वारा बनी परीक्षा दिए केंद्र सरकार विभागों में सीधे नियुक्ति की जाती है। प्राइवेट सेक्टर में 15 साल तक काम कर चुके विषय विशेषज्ञों को उप सचिव से लेकर संयुक्त सचिव तक बनाया जा रहा है। संयुक्त सचिव सरकार में सर्वोच्च पद है जिसके लिए पार्श्व प्रवेशी को नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा मौका है जब सरकार ने केंद्र में कार्यबल की कमी से निपटने के लिए पार्श्व प्रवेशकों का या निजी क्षेत्र विशेषज्ञों को जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आईएएस के अधिकारी नहीं हैं उनकी भर्ती की प्रणाली शुरू की गई है। राज्यसभा के डेटा अनुसार देखा जाए तो लगभग 42 से 97 4297 बैकवर्ड क्लास वैकेंट सीट है, क्योंकि इसमें योग्य कैंडिडेट ही नहीं है। आज भी ब्यूरोक्रेसी और बड़े बड़े पदों पर कितने ही इसकी डाटा लो है। एक समाज में यदि कमजोर को प्रोत्साहन देकर यदि मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं किया गया तो यही समूह जीता जागता सभ्य समाज का विद्रोही बन जाता है, टाइम बम के समान बन जाता है, जो समाज के लिए भयंकर खतरा हो सकता है। नेक्स्ट लाइट रेड कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, इसी वंचना भी तो उसका एक उदाहरण है। यहाँ सालों से हमारे देश के वीर सिपाही आए दिन शहीद होते रहते हैं। इसलिए जैसे हम अपने घरों में कमज़ोर या छोटे स्पेशल बच्चे को ट्रीट करते हैं, ध्यान से देते हैं, वैसे ही देश के लिए भी जरूरी है। जिनको आरक्षण की जरूरत है उनको दिया जाना चाहिए। सिस्टम अपने अलग अलग रूप में पूरे विश्व भर में चलती है ये सिस्टम। अमेरिका, चीन, जापान, ब्राज़ील जैसे देश में आरक्षण व्यवस्था है, रिजर्वेशन व्यवस्था है। जैसे विकसित देश अमेरिका है, यहाँ पे आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अमेरिका में आरक्षण के तहत यहाँ नस्लीय रूप से भेदभाव झेलने वाले अवशेषों जो अफ्रीका से गए हुए जो ब्लैक कहा जाता है, कई जगह बराबर रिप्रेजेंटेशन के लिए अतिरिक्त नंबर दिए जाते हैं। वहाँ के मीडिया फिल्मों में ब्लैक आर्टिस्टों के लिए आरक्षण निर्धारित है। और उसके बगल में जो देश है कनाडा, यहाँ भी समान रोजगार का प्राविधान है जिसके तहत फ़ायदा वहाँ के सामान्य और अल्पसंख्यकों को होता है। भारत से गए जो सिख हैं ये खूब फायदा उठाते हैं वहाँ जाकर, तो उनको मिलता है वहाँ का नागरिकता लेने के बाद। स्वीडन में भी है, यहाँ भी जनरल अफर्मेटिव एक्शन के तहत आरक्षण मिलता है, वही जो अमेरिका जो जनरल अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। विकासशील देश जैसे ब्राज़ील देख लेते हैं, यहाँ भी आरक्षण को वेस्टिबुलर के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में। इस कानून के तहत ब्राज़ील में संघीय विश्वविद्यालय में 50% सीटें उन छात्रों के लिए आरक्षित की गई है जो अफ्रीकी या मूल निवासी गरीब परिवारों से हैं। हर राज्यों में काले, मिश्रित, नस्लीय और मूल निवासी छात्रों के लिए आरक्षित होने वाली सीटें उस राज्य की नस्लीय जनसंख्या के आधार पर होती है। और दक्षिण अफ्रीका में भी है। काले गोरे का बहुत लंबा समय तक वहाँ पे युद्ध चला है। काले गोरे लोगों को समान रोजगार का आरक्षण है। अफ्रीका क्रिकेट में टीम आरक्षण लागू किया गया है। इसके लिए तहत राष्ट्रीय टीम में गोरे खिलाड़ियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एंड आगे फिर और देख लेते हैं देश उधर लिस्ट में मलेशिया में 60% भूमिपुत्र हैं, 23% चीनी मूल के हैं, 7% भारतीय मूल के लोग हैं, बाकी लोग तो अन्य नस्ल के हैं। क्योंकि भूमिपुत्र पारंपरिक रूप से शिक्षा और व्यापार में पीछे रहते हैं और उन्हें राष्ट्रीय नीतियों के तहत सस्ते घर में सरकारी नौकरियों में प्राथमिकताएं दी जाती है और मिलती भी है। तो ये था आज का संक्षिप्त विवरण आरक्षण के बारे में। सभ्य समाज में जो पिछड़े कमज़ोर हैं उनको उठाने का एक यंत्र है, लेकिन हाँ समय के साथ इसका मूल्यांकन जरूरी है। कहाँ क्रीमिलियर की जरूरत है वहाँ जरूर होना चाहिए। जैसे ओबीसी है, SC ST में भी अगर हो जाए तो बेटर है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें
और आप सभी ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।